चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है वो यही है कि हमें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करके फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या फॉर्मूला है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। और ये फॉर्मूला ये बताता है कि ये जो m है ये मीन है, ये जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, और ये निकालने के बाद हमें जो चीज में पता होना चाहिए वो है इसका बेसिक कंसेप्ट कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो ऐसा ही होता है, और यहां पर होता है माइनस इंफिनिटी, यहां पे होता है इंफिनिटी, यहां पे होता है जीरो। अब अगर मैं देखूं तो ये दो इंटरवल में डिवाइडेड है, एक है पॉजिटिव इंटरवल और एक है नेगेटिव इंटरवल। बट जब भी प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है तो टोटल प्रोबेबिलिटी is always 1, but just because of there is two interval, positive interval and negative interval, we are splitting this one into two parts. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0.5 का हो गया, ये 0.5 का हो गया। तो ये एरिया 0.5 का है प्रोबेबिलिटी और ये 0.5 का है। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आपको क्या दिया है? देखो, आपको दिया है, ये क्वेश्चन है। सपोज आपको ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया है जो है इन एन इंटेलिजेंट टेस्ट administered to 1000 students, the average was 42 and the standard deviation was 24. Find the number of students exceeding the score 50 and between 30 and 50. तो दो चीज है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, निकालना कैसे, मैं आपको सब समझाता हूं। पहले डेटा में जो दिया है उस डेटा का हम लोग पहले गिवन लिख लेंगे। ठीक है, तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि 1000 स्टूडेंट्स है। कितने हैं? 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं वो लिख लेता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है, गिवन कैपिटल एन जो है, गिवन में कैपिटल एन जो है वो क्या है? कैपिटल एन इज 1000। ठीक है, उसके अलावा आपको एवरेज मतलब मीन कितना दिया है? 42, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 24। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडेड द स्कोर 50। मतलब आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड जो करना है प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सीडिंग मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो x इज ग्रेटर देन 50, करेक्ट है इतना? ओके, एंड दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है, दो कंडीशन पूछा है। दूसरा कंडीशन पूछा है प्रोबेबिलिटी x बिटवीन व्हाट? तो मैं ऐसा लिखूंगा 30 एंड 54। ये समझ लो जरा। ठीक है, एक और मैं इसमें ऐड कर देता हूं ताकि एक ही समय आपका मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो ये कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 60। समझ में आया? लेस देन 60। ओके, ये देखो कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस में आप 30 बिटवीन 30 क्या बोला? बिटवीन 30 एंड 54। बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बीच में। तो अब मैं यहां पर नहीं लिखूंगा लेस देन तो भी चलेगा, समझा क्या? ठीक है, तो अगर मैंने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। अब x लेस देन 60, अभी कंटिन्यूस में क्या होता है? लेस देन लिखो, इक्वल टू लिखो, वो ऑलमोस्ट उस पॉइंट को काउंट करता ही है। डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी x लेस देन 60 मैंने बोल दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा देखो जरा। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से z ले लेंगे। z क्या होता है? x माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो x माइनस एम है 42 और सिग्मा है 24। तो z तो बन गया मेरा, z तो बन गया।
अब एक एक कंडीशन के बेस पे हमको सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है जरा ध्यान दो, बहुत ही इजी है, मैंने जो बताया है उतना अगर आपको पता है ना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी अगर इतना ही कंटेंट पता है तो भी उसका वैल्यू है। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इतने कंटेंट की बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो चीज है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50 बोला है। अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 50 लेके z निकालूंगा, तो z क्या हो जाएगा 50 माइनस 42/24, तो z कितना हो गया बोलो 8/24 मतलब 1/3, तो z कितना हो रहा है 0.334 बराबर बोल सकता हूं मैं, या फिर मैं डायरेक्टली 0.34 लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया z, किसके लिए x इज इक्वल टू 50 के लिए। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे जरा देखना, ओके सबका ध्यान चाहिए मेरे को। लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x के बदले हो जाएगा z, ओके x के बदले हो जाएगा z क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया है, और जो वैल्यू आएगा 50 डालने के बाद वो क्या है 0.34। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। x की जगह z, 50 के जगह पे 34 लिख दिया मैंने। अब ये क्या बता रहा है जरा समझो, अब ये बता रहा है कि भाई अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये तो माइनस इंफिनिटी है, ये तो इंफिनिटी है, तो जीरो है। z ग्रेटर देन 0.34 बोला है, अब ग्रेटर देन 0.34 मतलब यहां पर कहीं होगा, ये 0.34 है। आपको बोला जो आपका z है ना, z 0.34 से ज्यादा है, ज्यादा है का मतलब क्या होता है 0.34 से ज्यादा मतलब ये वाला रीजन, अरे हाँ या ना, करेक्ट है। अगर ये वाला रीजन है इतना पूरा है ना, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इतना पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये टोटल कितना होता है राइट साइड का 0.5 माइनस अगर मैंने इतना प्रोबेबिलिटी कर दिया मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा सुनो, मैं ऐसा लिखूंगा, पहले तो ये तो हो गया, चलो ये डब्बे में लिख देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0.34, इसका मतलब ये है कि मैं 0.5 माइनस करूंगा प्रोबेबिलिटी z और प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रॉम z 0 to 0.34, समझ में आया 0 to 0.34, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। मतलब 0.5 में से इतना निकाल दो। अब ये कहां से मिलेगा, ये ग्राफ से मिलता है। वो ग्राफ कहां से आता है, देखो मैं यहां पर ये करता हूं, इंपोर्ट इमेज, डॉक्यूमेंट में जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ ये देखो मुझे क्या चाहिए 0 से 0.34 बराबर। तो मैं क्या करूंगा देखो जरा, सब लोग यहां पे देखेंगे, मुझे निकालना है 0 से 0.34, तो ये 0 है ना, 0.3 किधर है 0.3, ये देखो यहां पर है बराबर, और 34 बोला है तो 0.3 पे 4 किधर है, ये है, तो कितना हो गया 0.1331। समझ में आया क्या, ओके। 0.34 बोला ना, अगर बोला होता 1.34 तो आप 1.3 पे आते और फिर 4 पे आते। समझ में आया क्या, आपको क्या बोला 0.34 है, इसका मतलब मुझे नींद आएगा, अच्छा 0.34 1 कितना है 0.1131 बराबर 1331, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1331, कितना आ गया इसका आंसर, कितना आ रहा है 0.3669। समझ में आया, ये पहले वाले का आंसर है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहले वाले का आंसर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या होगा, ठीक है। अब मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने क्या किया है कि मैंने पहले निकाल लिया, ठीक है, हाँ ये मैंने कर लिया। अब दूसरा पार्ट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 30 और किसके
54 के बीच का निकालो। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी 30 और 54 का निकालने के लिए x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। तो अब ये क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 30 के लिए z क्या हो रहा है, 30 माइनस 42/24 कितना आ रहा है z, -1/2। -1/2 कितना हो रहा है, -0.5, करेक्ट है। एक्चुअल में -6 बचेगा ना, और 1/2 कैसे हुआ, 1/2 कैसे हुआ बेटा, कितना होगा, कितना 12 बच रहा है, हाँ ठीक है बराबर है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -0.5, मुझे लगा वो 40, ठीक है चलो इतना क्लियर है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0.5, तो मैंने 30 के लिए माइनस, समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू किसके लिए निकालना है, 54 के लिए। 54 के लिए z क्या होगा, 54 माइनस 42/24 कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, तो इधर पे z कितना आ गया, +0.5। तो मैंने क्या किया, ये दोनों को लिख लिया। अब मेरा प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होगा जरा समझो, जैसा p लिखा वैसे ही रहेगा, p का p, 30 के बदले क्या आने वाला है, -0.5, फिर z हो गया x के बदले, और इसका आ गया 0.5। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम क्या बता रहा है कि भाई -0.5 से लेके 0.5 ये पूरा एरिया होना चाहिए, बराबर। लेकिन नेगेटिव साइड तो है नहीं टेबल के अंदर, पॉजिटिव साइड ही है। तो क्या मैं 0 से 0.5 निकाल के इंटू 2 कर दूं तो उतना ही एरिया निकल जाएगा, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एरिया फ्रॉम z 0 to 0.5, लेकिन क्या आ जाएगा इधर पे 2 इंटू, समझ में आया क्या, 2 इंटू हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया 2 इंटू, ये एरिया क्या आ रहा है हमको कैसे मिलेगा, हाँ कैसे करेगा, इंपोर्ट किया मैंने, वापस से डाउनलोड पे गया, ये इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, 0.5 कितना आ रहा है, 0.1915, बराबर 0.1915, देखो 0.5 पे 1915, बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आ रहा है, 0.19, कितना हो गया ये वैल्यू, 0.383, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बोला, उसके बाद x लेस देन 60, चलो थर्ड वाला भी कर लेते हैं, x लेस देन 60 भी कर लेते हैं, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, x लेस देन 60 को कैसे करेंगे, अभी तो क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन में देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो x लेस देन 60 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं लिखूंगा थर्ड वाला कंडीशन, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 60 का मतलब है x इज इक्वल टू 60 अगर पुट करेंगे तो कितना होगा, 60 माइनस 42/24, z कितना हो गया 18/24 ना, 3/4, बराबर 3/4 कितना हो रहा है 0.75। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं ये बॉक्स बना देता हूं और मैं यहां पे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी x के बदले z लेस देन कितना 0.75। अभी ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये 0 है, ये -इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, आपका जो z आया है वो 0.75 आया है, मतलब यहां पर कहीं है, सपोज हो ऐसा समझो कि यहां पर कहीं है, तो आपका क्या है z लेस देन 0.75, मतलब लेस देन का मतलब ये हुआ कि पूरा यहां से पूरा, मतलब 0.75 से पूरा लेस देन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा लेना ही है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो पूरा आएगा ना 0.5, एक 0.5 पूरा आएगा और एक 0 से 0.75 आएगा। तो चलो लिखेंगे देयरफॉर एरिया फ्रॉम
z माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा एक, प्लस उसके अलावा एरिया फ्रॉम z 0 टू 0.75, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया 0.5 प्लस ये कहां से आएगा 0.75, कितना आ रहा है देखो टेबल पे पीछे कितना आ रहा है 0.2735, इन लोग को ऐड कर दो 0.7735, समझ में आया क्या? जब ग्रेटर रहता है तो कैसे 0.5 माइनस करना है, लेस देन में कहां पर आ रहा है वो भी मैटर करता है बहुत, और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया, समझा कि नहीं? किसी को डाउट है? 27 हाँ ठीक है ना, 4 का है ना, ठीक है। 5 कौन बोला था मुझे? ठीक है, समझ गया? ओके, तो ये हमने जो सम किया है ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हमने ये इंटेलिजेंस वाला जो सम किया ना बहुत बड़ा है, इसमें अब एक चीज रह गया है, वो क्या रह गया बोलो, कोई बताएगा मुझे? 1000 दिया है, ये 1000 का क्या करेंगे, जितने भी प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मतलब जो हमने निकाला था, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो जो हमने निकाला था पहले फॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50 के लिए हम लोग को कितना आया था प्रोबेबिलिटी 0.3669, तो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, 1000 इंटू पॉइंट, हाँ तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, मतलब NP ऐसे लिखता हूं, तो कितना होगा 1000 इंटू 0.3669, कितना हो गया ये 366.9, नियरली 377, करेक्ट है इतना? हाँ 367, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, दूसरा आंसर क्या आया था अपने को? दूसरा आया था प्रोबेबिलिटी 30 और 54 के बीच में, कितना है अपने को? 0.383, मतलब अगर इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करूं तो एनपी होगा, एन मतलब 1000 इंटू 0.383, ये कितना हो गया 383, और एक लास्ट क्या है प्रोबेबिलिटी x 60 से कम वाले कितने हैं, 60 से कम वाले कितने हैं 0.7734, इसका मतलब ये है, तो इसको एक काम करते हैं ना, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया ये 773.4, नियरली 774, ऐसा बोल सकते हैं 773, दोनों भी चलेगा। अभी ध्यान देना जरा, ये देखो ये तो दो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऐड किया था, अगर इन दो क्वेश्चन की बात करेंगे तो जिन बच्चों को 50 के ऊपर आया है ऐसे कितने बच्चे हैं, और जिन बच्चों को 30 और 54 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं, और जिन बच्चों को 60 से कम ऐसे कितने बच्चे, 774, समझ में आया? ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे टाइप के सम्स आपको एग्जाम में आते हैं, समझ में आया क्या? पक्का समझा? ठीक है, मतलब ये टाइप का सम कोई भी हम लोग लेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद करेंगे रिवर्स प्रॉब्लम, फिर स्मॉल सैंपल पे जम मारेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार पीडीएफ भी दिखा दूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है? ऑन करो, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो।
फाइल किधर है गिरीश? ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये वाला सम भी समझ गया। ये टाइप 3 वाला सम दिख रहा है। अब ये टाइप 3 वाले सम है ना, मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, इसी में सिखाता हूं, क्योंकि उसका रीजन है कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। बट उससे पहले इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, जरा समझो। नॉर्मली हमने क्या किया, जरा समझो। हमारे पास z है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा हमने किया, बराबर। हमारे पास m दिया था और सिग्मा दिया था, बराबर। और हमने क्या किया, x पुट करके z निकाला। अरे हाँ है ना। इस बार उल्टा है, इस बार आपको z दिया है और आप x निकालेंगे। पर देखो ये z किस पे डिपेंड था, आपको z का जैसी वैल्यू है, जैसे z का आया 0.3, आप कहां जाते थे, टेबल पे, वो चार्ट पे जाते थे ना, मतलब वो चार्ट था प्रोबेबिलिटी। z से हमको क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ये देखो प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी से हम z निकालेंगे, मतलब ऐसा है, ये देखो x से हमने निकाला z और z से हमने निकाला प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है इतना। अब उल्टा जाएंगे, प्रोबेबिलिटी है, z निकालेंगे और फिर x निकालेंगे। समझ में आया? बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता, रिवर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, जरा इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन आपको दिया है, मंथली सैलरी x इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन ऑफ, कितना मीन दिया है, ठीक है, कितना मीन दिया, 3000। चलो हाँ, मीन कितना दिया भाई, मीन 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 3000, करेक्ट है, मीन 3000 और क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बेटा, सिग्मा 250। जरा ध्यान दो यहां पर ये सम। What should be the minimum salary of a worker in this organization? Show that the probability that he belongs to top 5 workers. अब ये सम कैसे समझेगा, जरा समझो, सब लोग को यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये जीरो। कोई भी कंपनी में जाओगे, सबसे छोटे पोजीशन के लोग सबसे कम रहते हैं और सबसे बड़े पोजीशन के लोग सबसे कम रहते हैं। मतलब किसी भी कंपनी का एक ही सीईओ होगा ना, एमडी होगा, सीएफओ होगा, सीटीओ होगा, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, वैसे सीईओ होता है ना। तो ये कंपनी में जो बड़े पोस्ट होते हैं वो कम होते हैं, और जो छोटे पोस्ट होते हैं, जो प्यून वगैरह हो गए, एडमिन स्टाफ हो गए, वो छोटे कम होते हैं, बराबर। ज्यादा कौन होते हैं, जो मीडियम वर्कर्स रहते हैं, जो आके काम करने वाले हैं XYZ कंपनी का। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक मंथली सैलरी x मिल रहा है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। आप समझो कि ये बात चल रही है इन्फोसिस की, बहुत पुरानी बात चल रही है, क्योंकि सैलरी भी इसमें 3000 दिया है, तो कम से कम 20-30 साल पुराना समय ये। आप समझो आज के टाइम पे 30,000 रुपये एवरेज सैलरी है, ठीक है, ओके। तो अभी यहां पर मीन कितना है, 3000, स्टैंडर्ड डिवीजन। व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी, समझो, व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी ऑफ अ वर्कर in this organization, so that the probability that he belongs to top, मतलब भाई ये समझो 5% वर्कर है, टॉप 5%, टॉप 5%, बराबर। अब ये बोला क्या, सुनो, समझो इसमें से सबसे ज्यादा सैलरी एमडी का है, ठीक है। इसके नीचे कौन होगा, चलो सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसका सैलरी, मतलब हाईएस्ट लोगों में भी, जैसे किसी का सैलरी स्टार्ट हो रहा है, बड़े जो पोस्ट वाले हैं उनका 10 लाख से 15 लाख है मंथली, तो जो मिनिमम है, मिनिमम सैलरी जो बड़े पोस्ट में, वो क्या है, 10 लाख। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी ऑफ अ वर्कर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही बिलोंग्स टू टॉप 5% ऑफ द वर्कर। समझ में आया? ठीक है। अब है ना, एक सिंपल सी बात है यार, 5% वर्कर है,
ठीक है, टॉप 5% मतलब प्रोबेबिलिटी कितना दिया है भाई? अरे हाँ या ना? तो अभी क्या करने का जरा समझो, देखो यहाँ पे दिया प्रोबेबिलिटी कितना है 0. लेकिन z का वैल्यू क्या है कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान देना। ये टॉप 5% है और अगर ये पूरा देखेंगे तो कितना होता है 0.5। अब ये टॉप 5% मतलब कितना हो 0. तो बच कितना गया? समझ में आया? रिवर्स प्रॉब्लम है, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रॉब्लम में अभी आप देखो क्या करोगे, 0.5 माइनस 0.05, 0.5 में से पूरे में से 0.05 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 0.45। अब ये 0.45 पे z कितना है ये आप देखेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं 0.45 पे z कितना है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूं वो पिक को, ठीक है। ये देखो यहां पे ध्यान देना बच्चों, बच्चों यहां देखो 0.5 माइनस 0.05 कितना बचा 0.45। वो समझा ना, 0.5 पूरा था उसमें से 5% निकाला तो इतने लोगों का बचा। अब ये 0.45 हम लोग देखेंगे, कहां देखेंगे 0.45 मतलब क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अरे यार ये पूरा कितना है 0.5, ये क्या है प्रोबेबिलिटी है ना 0.5। ये 5% जो हमने बताया वो भी क्या है प्रोबेबिलिटी है ना, तो 0.45 भी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी 0.45 ढूंढेंगे हम लोग किधर है, क्योंकि ये z है, z से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते तो हम लोग लिख रहे थे अभी तक। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी से z निकालेंगे, उल्टा जाएंगे। तू समझा? तू नहीं समझा? करेक्ट। तो 0.45 पे कितना z आ रहा है वो देखेंगे। अभी देखो अभी हमने क्या निकाला था 0.3 पे 34 कितना निकाला था हमने 1331। अगर मैं बोलूं 0.34 पे आपका प्रोबेबिलिटी इतना हो रहा है और मैं बोलूं आपका प्रोबेबिलिटी अभी इतना, इससे z निकालो इस वैल्यू से, तो क्या निकालोगे आप 0.34। रिवर्स प्रॉब्लम। ए छोटू बेटा यहां देखो, समझा कि नहीं रिवर्स प्रॉब्लम? ए बाबू, ए छोटू समझा कि नहीं? तू समझा? चल ठीक है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान दो, हमें किसके लिए निकालना है 0.45। 0.45 देखेंगे कहां पर है, समझा? 0.45 क्लोजेस्ट वैल्यू देखेंगे कहां पर है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है 0.45 ये रहा है, देखो या तो ये है या तो ये है, दो में से एक। ये देखो 0.4495 या 0.4505 दोनों भी नजदीक है 0.45 के। तो आप क्या ले सकते हैं वैल्यू 1.6, या तो 4 ले लो या तो 1.65 ले लो। समझ में आया क्या? दोनों भी चलेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे 0.4495 0.4505 के बीच का वैल्यू है 0.4500। तो मैं क्या लेता 1.645 उसका आधा 1.645। समझ में आया क्या? ये देखो एक तो 1.64 होता है, एक तो 1.65 होता है, तो लोग के बीच का क्या हुआ 1.645 है ना। तो समझा? समझ गया ना? ठीक है। तो सर क्या चाहिए तुम लोग को लाइफ में? ठीक है 1.64 मैंने लिख लिया, सपोज z मिल गया। अब ये z को आप इसमें पुट कर दो बेटा। देखो आपको जो z दिया था वो क्या था x माइनस एम अपॉन सिग्मा था। z कितना हो गया बेटा, z कितना हो गया 1.64 x 3000 अपॉन 250। हमको यहां पर मिल जाएगा x कितना आ रहा है भैया, x 3410। समझ में आया? समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, समझ में आया?